subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the carcinogenicity test, that is a OECD test guideline number 451. And if you want to watch my previous videos regarding the toxicology or pharmacology, you can check the description box below or by using link given in the I button. So now let's discuss about the topic. So this video contains basic introduction to the carcinogenicity, objectives, basic principles and the procedure, description of the methods. So toxicity studies. So it is a scientific study of adverse, toxic or lethal effect of the chemicals that occurs in the living organism. मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी केमिकल्स का टॉक्सिक इफेक्ट हो, लिथल इफेक्ट हो या एडवर्स इफेक्ट हो, उसको टेस्ट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको चेक करना एक तरीके से टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट है, टॉक्सिसिटी स्टडीज़ का पार्ट है. एंड इन दिस वीडियो आई विल फोकस ऑन द कार्सिनोजेनिसिटी, and that's a test involves the identification of carcinogenic effects of the substance. तो किसी भी सब्सटेंस का कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना आपके कार्सिनोजेनिसिटी टेस्ट का मेन पार्ट है. So what do you mean understand about the carcinogens? So the substance which induce the cancer or increase its incidence, that is a carcinogens, means that is a cancer inducing substance. So cancer causing substance को हम carcinogen बोल सकते हैं. And carcinogens are classified according to their mode of action as is genotoxic or non-genotoxic carcinogens. मीन्स कार्सिनोजेंस दो टाइप के हो सकते हैं. पहला है आपका जीनोटॉक्सिक, मतलब आपके जेनेटिक लेवल को डिस्टर्ब करेगा. सेकेंड आपका नॉन जीनोटॉक्सिक, मीन्स ये आपके जीन लेवल को डिस्टर्ब नहीं करेगा. उसके अलावा बहुत सारे पाथवेज होते हैं जैसे कि हम आगे बात करेंगे. सो फर्स्ट इज अ जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेंस दैट इनिशिएट द कार्सिनोजेनेसिस बाय डायरेक्ट इंटरेक्टिंग विद द डीएनए रिजल्टिंग इन डीएनए डैमेज और क्रोमोसोमल एब्रेविएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द जीनोटॉक्सिसिटी टेस्ट like radiation, benzopyrin and alpha-toxin B. तो जीनोटॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है हम समझ चुके हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कि आपके डीएनए को डैमेज करेगा, वो सब्सटेंस जेनेटिक म्यूटेशन करने के बाद जो है आपके बॉडी के अंदर में कैंसर को इंड्यूस करेगा, उसको हम एक तरीके से जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेंस बोल सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज द नॉन जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेंस, मीन्स दे आर एजेंट्स that do not directly interact with the DNA and are believed to enhance the tumor development by affecting other pathways like gene expression, signal transduction and cell proliferation like phenobarbital, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड डाइथाइल स्टिल्बेस्ट्रॉल. तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि डीएनए को डैमेज नहीं करते, वो जो हैं आपके बॉडी के अंदर में जो आपके जीन एक्सप्रेशन है या सिग्नल ट्रांसडक्शन है या फिर सेल प्रोलिफरेशन है, उसको इन्हेंस करता है और ट्यूमर फॉर्म करता है. वैसे सब्सटेंस को हम एक तरीके से नॉन जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेंस बोल सकते हैं. एंड इन the animal studies, most potent mutagens are also found as carcinogenic like aromatic amines, azodes and caramates. और कुछ जो कार्सिनोजेंस हैं वो म्यूटाजेनिक्स भी होते हैं जो कि एक तरीके से जीनोटॉक्सिक एजेंट्स का ही पार्ट है. जैसे कि बात करें एजोडाइस की हो, आपके एरोमेटिक एमिन्स की हो, तो ये आपके डीएनए में जो म्यूटेशन करते हैं, जीन में जो म्यूटेशन करते हैं, उसके थ्रू भी जो है कैंसर कॉज कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर द कार्सिनोजेंस एंड देयर स्टडी आर नोन एज ए कार्सिनोजेनिसिटी टेस्टिंग स्टडी. Now come to the carcinogenicity test, that is OECD 451, and the original test guideline 451 on carcinogenicity study was adopted in 1981, and their major objectives are the identification of the carcinogenic properties of a chemical resulting in an increased incidence of neoplasm, increasing proportion of malignant neoplasm or a reduction in the time or to appearance in neoplasm कंपेयर विद द कंकरेंट कंट्रोल ग्रुप. मीन्स हम इसमें जो है बेसिकली कोई भी केमिकल हो, सब्सटेंस हो जिसको हम समझते हैं कि ये कार्सिनोजेनिक हो सकता है, उसका टेस्ट करना और कंपेयर करना कंट्रोल ग्रुप से. मीन्स चाहे बात करें उससे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट की हो, नियोप्लाज्मा डेवलपमेंट की हो, या उसकी प्रोपोर्शन की हो, या फिर उसके टाइमिंग की, अपीयरेंस की हो, उसको एक तरीके से मेजर करते हैं आपके कार्सिनोजेनिसिटी टेस्ट में, जो कि मेन इसका ऑब्जेक्टिव है. एंड अदर्स आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट ऑर्गन्स ऑफ कार्सिनोजेनिसिटी, मीन्स कौन से ऑर्गन पे ये कैंसर इंड्यूस कर रहा है,
द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइम टू अपेरेंस ऑफ नियोप्लाज्मा मीन्स अगर हम कंटिन्यूसली उसको इंजेक्ट कर रहे हैं किसी भी कार्सिनोजन को तो किस समय बाद, मतलब कितने ड्यूरेशन बाद, कितना हम टाइम लगा उसको फर्स्ट टाइम अपेरेंस होने में नियोप्लाज्मा या कैंसर। जैसे कि कुछ ड्रग जो होते हैं अगर वो हम कंटिन्यूसली अगर हम 5 महीने तक यूज़ करेंगे कि 6 महीने यूज़ करेंगे तो कितने समय बाद वो जो है कैंसर इंड्यूस कर सकता है, उसको चेक भी हम करते हैं इस टेस्ट में। एंड नेक्स्ट इज करेक्टराइजेशन ऑफ द ट्यूमर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप मीन्स किस डोज पे ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, लो डोज पे हो रहा है, हाई डोज पे हो रहा है, और हाई डोज पे लें तो कितना उसका ट्यूमर का फॉर्मेशन है। तो एक तरीके से जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है वो भी हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके कार्सिनोजेंस का। एंड नेक्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल मीन्स नोवेल और पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ स्टेबलाइजमेंट ऑफ ए बेंचमार्क डोज मीन्स BMD। एंड extrapolation of carcinogenic effect to low dose human exposure level and provision of data to test hypothesis regarding mode of action। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके कार्सिनोजेनिसिटी टेस्ट का जो कि कार्सिनोजेंस के लिए ही हैं। तो जो ये टेस्ट है अल्टीमेटली आपका जो 452 है क्रोनिक टेस्टिंग क्रोनिक आपका टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़ है उसके सिमिलर होते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, कुछ प्रोसीजर जो हैं अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, लेकिन जो कंडीशंस हैं जो आपके पैरामीटर्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं जो कि हम देखेंगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द टेस्ट और प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट। सो वी कैन सी दैट सिलेक्टेड द ग्रेजुएटेड डोज, तो 3 डोज लेवल हम सिलेक्ट करेंगे, लो डोज, मॉडरेट डोज और हाई डोज, और एक हम रहेंगे कंट्रोल ग्रुप। और उनको जो है हम अलग डोज लेवल पे हम लोग लगभग लाइफ लॉन्ग मतलब जितने समय तक हम दे सकें, जितने उसकी लाइफ स्पान है वहाँ तक हम उसको देते हैं। लगभग मोर देन 12 मंथ का भी होता है आपका ये पीरियड। लगभग जितना जैसे कि आपका रेट या माइस, हम बेसिकली रेट यूज़ करते हैं, तो रेट का जैसे कि आपका 3 से 4 साल का लाइफ स्पान रहता है, तो उतने साल तक हम लोग कंटिन्यूसली देते रहते हैं। और उसका जो मेन रूट है वो आपका ओरल रूट से होगा, जो मेन एनिमल्स हैं वो आपके रोडेंट्स होंगे, खासकर रेट और माइस करते हैं, तो रेट प्रिफर्ड होता है क्योंकि हम माइस पे जो आपके ट्यूमर्स हैं वो इजीली अपेयर नहीं हो पाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन रेट में है इजीली हम समझ सकते हैं। और रेट की जो लाइफ स्पान है वो भी ठीक ठाक होती है। और जो हम नंबर यूज़ करेंगे लगभग अप्रोक्सीमेटली दोनों सेक्स के मतलब मेल और फीमेल के 50 एनिमल यूज़ करेंगे पर ग्रुप में। तो इस केस में जो हमारे 4 ग्रुप हैं, एक आपका नॉर्मल है या कंट्रोल बोल सकते हैं, सेकंड आपका लो डोज है, थर्ड है आपका मॉडरेट डोज है, और फोर्थ है आपका हाई डोज है। फिर कंटिन्यूसली हम उसके जो क्रोनिक वे पे जो लॉन्ग टर्म टॉक्सिक इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व करेंगे, और आपके जो भी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है वो हम ऑब्जर्व करते हैं आपके इस प्रोसीजर पे। तो ये आपका मेन पैरामीटर्स हैं यूज़ करने का। हम इसमें जो क्रोनिक स्टडीज़ हैं उसमें हम केवल लॉन्ग टर्म टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन इसमें हम कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स भी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। एंड नाउ कम टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड्स। सो फर्स्ट इज़ द एनिमल इन ईच ग्रुप। जैसे हमने कहा कि हम रोडेंट यूज़ करेंगे, रेट प्रिफर्ड होगा, मेल और फीमेल हम यूज़ करते हैं, दोनों करते हैं, 50 एनिमल ईच सेक्स करते हैं जो कि सेम स्ट्रेंथ के होगा, हेल्दी एडल्ट होंगे। लगभग इसका जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 120 से 150 या 180 तक हम यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। एंड नॉन रोडेंट कैन बी आल्सो यूज्ड बट विद द जस्टिफिकेशन। अगर हम नॉन रोडेंट यूज़ कर रहे हैं, अदर एनिमल यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। एंड द फीमेल शुड बी नलिपोरस और नॉन प्रेगनेंट। एंड हाउसिंग की बात करें तो इन इंडिया एज पर द CPCC गाइडलाइन वी कैन सेलेक्ट द 20 वी कैन हाउस्ड अंडर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 to 60 relative humidity, and 12 hour light dark cycle, and the animals were feed with the standard laboratory diet with the water at libitum। तो जो हम एनिमल रखते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशन पे रखते हैं, उनकी जो ह्यूमिडिटी वैल्यू है, टेम्परेचर हैं, आपके जो लाइट एंड डार्क साइकिल्स हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए, और उनकी जो फीड है वो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी डाइट होती है। कोई भी हम डाइट इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम सारे एनिमल्स को सेम डाइट, सेम स्टैंडर्ड लेवल की डाइट हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वेरिएशंस हैं फूड का वो ना हो सके, ठीक है। एंड प्रिपरेशन ऑफ द एनिमल्स। सो द एनिमल्स आर रेंडमली सिलेक्टेड, वेट ड्यूरेशन शुड बी लेस देन 20% and marked and acclimatized for the list 7 days prior to the starting dose to avoid the any stress।
तो हम रेंडमली सेलेक्ट करते हैं ताकि रिजल्ट जो है बायसनेस कम हो सके और जो वेरिएशंस हैं वो 20% से कम होना चाहिए। मतलब अगर हम 100 एनिमल का 100 ग्राम का एनिमल ले रहे हैं तो वो मैक्सिमम आपके 120 हो सकता है और 80 हो सकता है। तो बेसिकली आपका 20% जो है वेट वेरिएशंस हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब हम लोग अगर 80 से 120 तक कर सकते हैं अगर हम सिंपली बात करें समझने के लिए तो, ठीक है। और सारे को हम टेस्टिंग के लिए उसको पहले एक्लेमेटाइज करते हैं, उनको हैबिचुअल करते हैं ताकि कोई भी उन पर स्ट्रेस ना हो जब हम टेस्ट करना शुरू करें। प्रोविजन फॉर द इंटरिम किल्स एंड सेंटिनल एनिमल्स। The study may make provision for the interim kill at least 10 animals per sex per group at 12 month to provide the information on progression of the neoplastic changes and the mechanistic information if scientifically justified. Where such information is already present or available from the previous repeated dose toxicity studies on the substance, interim kills may not be scientifically justified. तो हम इंटरिम किल ग्रुप का मतलब ये होता है कि हम जितने भी एनिमल यूज़ कर रहे हैं, इसके 50 एनिमल यूज़ कर रहे हैं आपके मेल और फीमेल, तो हम 10-10 एनिमल जो हैं और यूज़ करेंगे 10, ताकि जो हैं अगर हमको पहले से जो डाटा हैं उनमें अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसके हिसाब से 10 एनिमल को किल करेंगे 12 महीने पे, और जो प्रोग्रेशन है आपके न्यूप्लास्टिक चेंजेस का उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से डाटा अवेलेबल है उस ड्रग का, उस केमिकल का, तो हम इंटरिम किल ग्रुप की या इंटरिम किल एनिमल्स की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द पोइजन। एन एडिशनल ग्रुप इज ए सेंटिनल animals, typically 5 animals per sex in per group, may be included for the monitoring of disease status if necessary during the study. तो हम इसमें sentinel group भी रख सकते हैं। And dose level, the dose level will be generally based on the result of short term repeated dose or range finding studies, and we select the 3 dose level to fold interval will be used within one vehicle control group. जैसे कि हम जानते हैं कि पहला होगा कंट्रोल ग्रुप होगा, जिसमें हम केवल जो हैं व्हीकल ट्रीटेड करेंगे, उसमें कोई भी हम ड्रग यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी टेस्ट ड्रग यूज़ नहीं करेंगे, हम नॉर्मल रखेंगे और उसके थ्रू हम कंपेयर करेंगे बाकी टेस्ट ड्रग का। फिर है आपका लो डोज ग्रुप, सेकेंड आपका मिड डोज लेवल, एंड थर्ड है आपका हाई डोज लेवल, एंड इट इज़ लेस और इक्वल देन टू टॉक्सिक लेवल नॉट मोर देन 100 mg/kg। तो ये आपके डोज लेवल होते हैं। जो तीनों डोज है आपका, लो डोज, मिड डोज और हाई डोज, उसमें बेसिकली आपका जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 फोल्ड इंटरवल होना चाहिए। मतलब अगर लो डोज अगर 200 mg सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो मिड डोज होगा कितना होगा, लगभग 400 mg पर होगा, और जो हाई डोज हो कितना होगा आपका अप्रोक्सीमेटली 800 mg होगा। तो इस तरीके से हम इंटरवल को फॉलो करते हैं। जो हम डोज हैं वो हम ओरल के रूट के थ्रू देते हैं या गिवेज देते हैं, जो कि हम जो मैक्सिमम हम 10 ml/kg तक दे सकते हैं, या फिर हम फूड में भी या फिर ड्रिंकिंग वाटर के साथ में भी हम दे सकते हैं अपने डोज को। एंड व्हीकल जो है हम इसमें वाटर यूज़ करते हैं। अगर वाटर सोल्यूटेबल ना हो तो हम फिर कॉर्न ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर और व्हीकल यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक जस्टिफिकेशन होना चाहिए अपने पास। एंड नेक्स्ट इज अ टेस्ट रिपोर्ट। तो हमको कंप्लीट टेस्ट करने के बाद क्या क्या टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है, क्या क्या हमको पैरामीटर ऑब्जर्व करना है, उसका हम देख लेते हैं। सो वी कैन मेंशन द ऑल measure things about the test substance like physical nature, purity, physiochemical properties, identification data, source of the substance, batch numbers, certificate from the chemical analysis, and next is the vehicles. अगर हम vehicle यूज़ कर रहे हैं तो justification for choice of vehicles if other than water, and test animals के बारे में हम क्या लिखेंगे, the species, strain used, and justification for the choice of made, number, age, sex of animals, source of housing condition, diet, etc., individual weights of animal at the start of the test, and test condition क्या होना चाहिए, rationale for the route of administration and dose selection, when applicable the statistical methods for the analysis of data, detail of the test substance formulation, diet preparation, analytical data on the achieved concentration, stability, homogeneity of the preparation, route of administration, and detail of the administration of the test substance for the inhaled study, whether nose or whole body, acute dose mg/kg per day or conversion factor from the diet, drinking water test substance concentration to the actual dose if applicable। तो सारी चीज़ें जो हैं हमको मेंशन करना पड़ता है आपके टेस्ट रिपोर्ट में कि हम किस कंडीशन पे ये जो प्रोसीजर्स हैं कर रहे हैं। डिटेल फॉर द फूड एंड वाटर क्वालिटी,
रिजल्ट्स, तुमको कौन कौन से रिजल्ट्स जो हैं हमको शो करने हैं, कौन से पैरामीटर हमको ऑब्जर्व करने हैं। तो सर्वाइवल डाटा मतलब कितने दिन में वो मर रहे हैं, कम या फिर नहीं मर रहे हैं, जो भी डाटा होगा सर्वाइवल का वो हम मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने कोई स्टडी स्टार्ट किया तो हो सकता है कुछ एनिमल जो हैं आपके 5 महीने या 10 महीने बाद वो मरना शुरू हो गए, तो उसको भी हम मेंशन करना पड़ता है। बॉडी वेट चेंजेस भी, इनिशियल बॉडी वेट कितना था, वीकली बॉडी वेट कितना चेंजेस हो रहा है, वो सब मेंशन करना पड़ता है। फूड कंजप्शन, वाटर कंजप्शन, टॉक्सिक रिस्पॉन्स डाटा बाय सेक्स एंड डोज लेवल including sign of toxicity, nature, incidence and duration of clinical observation, ophthalmological examination, hematological test, clinical biochemistry test, तो ये सब डाटा हमको शो करना पड़ता है। बात करें क्लिनिकल फाइंडिंग्स की तो उसमें हम बेसिकली शो करते हैं साइन एंड टॉक्सिसिटी, इंसिडेंस, नेचुरल सिवियरिटी, ड्यूरेशन ऑफ द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, नेक्रोप्सी डाटा में टर्मिनल बॉडी वेट, organ weight of their ratio if applicable, necropsy findings, incidence and severity of the abnormalities। हिस्टोपैथोलॉजी में हम करते हैं नॉन न्यूप्लास्टिक हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स, न्यूप्लास्टिक हिस्टोलॉजिकल चेंजेस या फाइंडिंग्स, कोरिलेशन बिटवीन द ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल ट्रीटमेंट रिलेटेड हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग सीवियरिटी और ग्रेडिंग, रिपोर्ट ऑफ एनी पीयर रिव्यू ऑफ स्लाइड्स। से कुछ आपके डाटा हैं। उसके बाद हम उस रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, इंक्लूडिंग डिस्कशन ऑफ एनी मॉडलिंग अप्रोचेस, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, हिस्टोरिकल कंट्रोल डाटा, कंसिडरेशन ऑफ एनी मोड ऑफ एक्शन इंफॉर्मेशन, BMD नोवेल डोज डिटर्मिनेशन, रिलेवेंस ऑफ फॉर ह्यूमन, ऐसे हम उसको डिस्कस करना पड़ता है रिजल्ट का। एंड देन लास्ट कंक्लूजन। So these are the basic information about the carcinogenicity test, that is the OECD guideline number 451. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comments on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.